बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। और आप जी एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it fast. Good evening to you all. Hope you all are doing well. चलो भाई आ जाओ, शाबाश। So this is going to be the very first lecture of binomial theorem, BT. आ जाइए फटाफट से। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स हैं। 2 सवाल आ जाते हैं। चलिए शाबाश। 5 years PY गुडन, PNC किसके से खत्म हो गया? सर आप अपने कपड़े खुद खींचते हैं तो और कौन खींचेगा बाबू? अपना खाना खुद बनाते हैं, बर्तन खुद ही साफ करते हैं, कपड़ा खींचने के लिए किसको बुलाएंगे? आपके चरणों में मेरा प्रणाम सर, तुम्हारे माथे पे मेरा आशीर्वाद बाबू। PNC डन, वेरी गुड, शाबाश। चलिए 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 बाबू, अगर फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता जय का उद्घोष करेंगे, देन विल प्रोसीड विद द क्लास। अब यार ये मेरे को बहुत बुरा लगता है, शादी कर लो क्या मतलब जो वाइफ आती केवल कपड़े खींचने के लिए आएगी, हैं? बर्तन भी तो धोएगी ना और खाना भी बनाएगी फिर। I'm kidding, I'm literally kidding. It's just a joke, ladies and gentlemen. It's just a joke. मतलब है ना? तो एक्चुअली मुझे ये समझ नहीं आता कि कपड़े धोने में दिक्कत हो रही है शादी कर लो, खाना बनाने में दिक्कत हो रही है शादी कर लो, क्यों बे? वाइफ ला रहे हो, मेड ला रहे हो, हैं? गड़बड़ है, गड़बड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, है ना? ये बोलोगे 2 लोग रहेंगे, हेल्प हो जाएगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट। चलिए बाइनोमियल थ्योरम की बात करें, अगर वेटेज वाइज देखें मेरे भाई, वेटेज वाइज अगर देखें तो आप 2 सवाल तो इसके एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 क्वेश्चन आप बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे भाई, है ना? आते हैं सवाल इसके, लगभग 2-3 तो आ ही जाते हैं। ठीक है सर जी, 12 का टॉपिक लीजिए बाबू, एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, बोर्ड की थोड़ी करवा रहा हूँ तुम्हारे में। 12 वाला टॉपिक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले तो खत्म हो ही जाएगा सारा, क्यों परेशान हो रहे हो? तो तरीका होता है, एक फ्लो होता है पढ़ाने का, वही पढ़ाएंगे ना, ऐसे थोड़ी पहले दिन कैलकुलस लेके बैठ जाएंगे। चलिए बाइनोमियल थ्योरम की अगर हम बात करते हैं, देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, इधर कुछ नहीं, पास्कल ट्राइंगल ये वो मेरे को पढ़ाने को सब मन नहीं करता है। आसान भाषा में अगर हम बात करें, आसान भाषा में अगर हम बात करें, आसान भाषा में अगर हम बात करें बाबू, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्चुअली में नीड क्यों पड़ी? जैसे ये फॉर्मूले आप सबने पढ़े हैं बचपन से कि अगर कहीं लिखा हुआ रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज को कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ आपने देखा हो कैलकुलेशन में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों सेम वैल्यू देंगे, बट लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज्यादा करेक्ट है? तो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई ये ज्यादा करेक्ट है ना? इसको इस तरीके से ही लिखा जाता है। अगर कहीं लिखा हुआ रहे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द बेटर वे टू राइट। अगर आप ऐसे लिख रहे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये गलत नहीं है कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन से तो दोनों सेम वैल्यू देंगे, बट लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो यू विल से कि दिस इज द बेटर वे। बट अगर कहीं लिखा हुआ रहे a प्लस बी टू द पावर 10, अब इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे? a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी लिख के 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा, वहां से भी आंसर भी आ जाएगा, बट वो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, फंस जाएंगे आप। तो उसी के लिए मेरे भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात हुई।
जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो अगर कहीं आपको दिख गया a प्लस बी टू द पावर n, ध्यान से देख लीजिए, यदि कहीं आपको दिख गया a प्लस बी टू द पावर n, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं, अब n यहां पे हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर है, अभी हम जो एक्सपेंशन कर रहे हैं n को यहां पे पॉजिटिव इंटीजर ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब बाइनोमियल तक ये चीजें पूछी जाती हैं, ब्रैकेट के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट रहेंगे, तो इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है? इसको एक्सपेंड करने का तरीका होता है nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर। एज इट इज ये बढ़ते हुए कहां तक जाता है? ncn a टू द पावर n माइनस n, अब n माइनस n क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है ना, तो a टू द पावर 0 लिख दो और b टू द पावर n लिख दो। इसी चीज को जब हम जनरलाइज तरीके से लिखते हैं सजा के, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, जहां पे r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक जाती है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये a प्लस बी टू द पावर n की बात हो गई। अगर कहीं लिखा हुआ रहता है a माइनस बी टू द पावर n, a माइनस बी टू द पावर n, तो सब कुछ सेम रहता, सब कुछ सेम रहता है कि सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिखा हुआ क्या रहता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दो जगह पॉजिटिव दिख रहा है, एक जगह नेगेटिव दिख रहा है। अब हमें डिसाइड कैसे करेंगे कहां पे नेगेटिव आएगा कहां पे पॉजिटिव आएगा? तो उसके लिए मेरे भाई हम क्या यूज करते हैं? -1 टू द पावर r। हम यहां पर लगा देते हैं -1 टू द पावर r, जो साइन को डिसाइड करता है। अगर आप ये -1 टू द पावर r वाला झंझट साथ में लेकर के नहीं चलना चाहते हैं, तो जो b टू द पावर r आपने लगाया है ना, वहां पे b की जगह आप ये -b यूज करते हैं, फिर काम बराबर ही हो जाता है। b की जगह आप -b यूज करते हैं, बाकी सब कुछ सेट रहता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x प्लस वाई टू द पावर 4 लिखा हुआ, मान लीजिए x प्लस वाई टू द पावर अगर 4 लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कहां से जाएगा? 4c 0 से चलेंगे, x टू द पावर 4 में से 0 गया तो 4, y टू द पावर 0 प्लस 4c1 x टू द पावर 4 में से 1 गया 3, y टू द पावर 1, 4c2 4 में से 2 गया 2 और y का पावर भी 2, फिर 4c3 4 में से 3 गया 1, y क्यूब, फिर 4c4 x टू द पावर 0 एंड y टू द पावर 4। अब इसके आगे तो जाएंगे नहीं, आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आता ही है, आप इसको लिख लोगे। यहीं पे अगर ये लिखा हुआ रहता x माइनस वाई टू द पावर 4, तो अगर आप वो -1 वाला झंझट लेकर के साथ में नहीं चलना चाहते तो आप सिंपली क्या करोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे 4c0 x टू द पावर 4 में से 0 गया 4 माइनस वाई टू द पावर 0 प्लस 4c1 x टू द पावर 4 में से 1 गया 3 माइनस वाई टू द पावर 1 प्लस 4c2 x टू द पावर 2 माइनस वाई का स्क्वायर, 4c3 x टू द पावर 4 में से 3 गया 1 माइनस वाई का क्यूब, 4c4 x टू द पावर 4 में से 4 गया 0 एंड माइनस वाई टू द पावर 4। अब आपको पता है कि नेगेटिव का पावर अगर ऑड है, अगर किसी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड है तो वो नेगेटिव ही रह जाएगा, और नेगेटिव का पावर अगर इवन है तो फिर वो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो हम इसको अच्छे से लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 4c0 की वैल्यू तो वैसे ही 1 होती है, आपको लिखना है लिखिए, नहीं तो अभी 4c0 ही लिखते चलते हैं हर जगह। हमने मान लीजिए इसको लिख दिया 4c0, दिस इज सिंपली x टू द पावर 4, क्यों? क्योंकि माइनस वाई टू द पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा। फिर 4c1, अब यहां पे क्या होगा आप ध्यान दीजिए जरा, माइनस वाई टू द पावर 1 है, माइनस वाई का पावर अगर 1 है तो फिर तो ये नेगेटिव बना देगा ना इस वाले साइन को, ये बन जाएगा माइनस 4c1 एक्स क्यूब वाई। अब यहां पे पॉजिटिव पावर है तो 4c2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पे नेगेटिव पावर है तो 4c3 एक्स वाई क्यूब, और लास्ट में फिर से पॉजिटिव पावर है तो 4c4 एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, इसको सिंपली वाई टू द पावर 4 लिख सकते हो। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करते हुए भी आप जा सकते हैं। क्या इतनी बेसिक सी बात आप सबको क्लियर? एक बार कंफर्म कर दीजिए ये किस तरीके से एक्सपेंशन खुलता है, क्या इतनी सी बात क्लियर? क्लियर है बाबू?
मस्त मलाई मक्खन, शाबाश, बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें जो पहला पैटर्न आता सवालों का वो आता नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड। ये बहुत जरूरी है, इससे सवाल पूछे गए हैं पहले और फिर से पूछे जाएंगे। इससे सवाल पहले भी पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाएंगे, अलग अलग तरीके से घूम फिर के, अलग अलग तरीके से घूम फिर के सवाल इससे पूछे जाते हैं। समझ लीजिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से सवाल कंफर्म है कि आएगा। यदि आपने कहीं देखा ये कोई एक्सपेंशन ऐसा है a प्लस बी टू द पावर n, a प्लस बी टू द पावर n है, आपने जैसे देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का आपने होल स्क्वायर करा था तो क्या आया था बाबू, ध्यान से देखिए जरा, a प्लस बी का जब हमने होल स्क्वायर करा था तो ये आया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक टर्म यहां, एक टर्म यहां, एक टर्म यहां, यानी कि 3 टर्म। जब a प्लस बी का होल क्यूब करते हो तो वहां पे 4 टर्म आते हैं, a प्लस बी टू द पावर 4 करते हो तो वहां पे 5 टर्म आते हैं, है ना। तो इसका मतलब अगर हमारा एक्सपेंशन जो है a प्लस बी टू द पावर n के फॉर्म में है, अगर ये फॉर्म है, देन ऐसे केसेस में नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे पूछ दिया जाए, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे पूछ दिया जाए तो दिस विल बी सिंपली इक्वल टू n प्लस 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ है कि x प्लस 2y टू द पावर 5 में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, अगर ये पूछा जाए, ब्रैकेट के अंदर 2 ही एलिमेंट है ना, 2 पार्ट में है, पावर में क्या है 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म सिंपली क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 यानी कि 6। अगर कहीं लिखा हुआ रहे, अब देखिए आपसे जो एक्सपेंशन रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी वो a प्लस बी टू द पावर n से ही पूछे जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स आपसे a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n का भी पूछा जा सकता है ना। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अगर कहीं लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n, अब ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स है, इस केस में नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, इस केस में नंबर ऑफ टर्म हो जाते हैं मेरे भाई n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन में 2। ठीक है, इसको अगर हम जनरलाइज करके लिख दे, जरूरी थोड़ी है कि ब्रैकेट के अंदर 3 ही टर्म या 2 ही टर्म से रिलेटेड आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछे, एग्जामिनर तो अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो इसका जनरल तरीका जो हो सकता है कि यदि कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है इस प्रकार से, इस प्रकार से लिखा हुआ है a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a के पावर में n, a के का मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट के अंदर टोटल k टर्म्स हैं, इस ब्रैकेट के अंदर टोटल k टर्म्स हैं। ऐसे केस में अगर आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए तो वो क्या हो जाता है n प्लस k माइनस 1 सी k माइनस 1, n प्लस k माइनस 1 सी k माइनस 1, सिंपल। अब इसका मतलब क्या हो, एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे भाई लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू टू दी पावर 6, ये लिखा हुआ, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस एक्सपेंशन में, एक्सपेंड तो होगा ही, अब इसके एक्सपेंशन से आपको मतलब नहीं है किस तरीके से एक्सपेंड होगा, नहीं पूछा जाएगा, इसलिए पढ़ाने का भी टाइम वेस्ट होता है वो, तो वो कुछ यूज नहीं है। बस आपसे ये पूछा जाएगा कि जब आप इसको पूरा ओपन करोगे तो उस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जरा बताओगे। हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट से पहले तो उसको काउंट करना है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, इसका मतलब k की वैल्यू हम कितनी कंसीडर करेंगे, 5 कंसीडर करेंगे, n जो पावर में है यानी कि 6। अब नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करी जा रही है, नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करी जा रही है तो 6 प्लस 5 माइनस 1 सी 5 माइनस 1, 6 और 4 10, 10c4, क्या समझे 10c4। अब 10c4 को तो सॉल्व करना आपको आ जाएगा ना, 10c4 को आप कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे 10 9 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ओ सॉरी 6 ही से काट देते हैं सीधे, 6 फैक्टोरियल गायब कर देते हैं, 10 में 4 जाएगा, 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे में आएगा कितना 4 3 2, 2 से 4 बार में 4 से ये कंप्लीटली गया, 3 से ये गया, 17 का 21
17 का 21 गुना 10 210। मतलब इस पूरे एक्सपेंशन में, अभी एक्सपेंशन कुछ भी होगा लेकिन एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे दैट विल बी 210 210। क्या ये छोटी सी बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है? तो नंबर ऑफ टर्म्स के और जो चीजें होती हैं, जो और घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं, हम जरा उनके बारे में बातें करेंगे। समझ गए? वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब नंबर ऑफ टर्म्स का जो सेकंड वेरिएंट आता है सवालों का, जरा उस पर बात करें। इतनी भी चीजें रुकते नहीं है, अलग अलग तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। जब पीवाई को उठाओगे तो आपको दिखेंगे भी नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग तरीके से आपसे पूछे गए। जैसे मान लीजिए ये फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। देखिए जरा ध्यान से, अगर कभी आपको ऐसा कुछ देखने मिल जाए, a प्लस बी टू द पावर n प्लस माइनस a माइनस बी टू द पावर n, अगर ये है, हमने यहां पे बोला n इज ऑड। n क्या है? ऑड। जो पावर में वैल्यू वो ऑड है, 3 5 7 एंड सो ऑन। ऐसे केस में मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? दैट विल बी सिंपली n प्लस 1 अपॉन में 2। नो मैटर बीच में प्लस है या माइनस है, n प्लस 1 अपॉन में 2 ही होगा। ठीक है, जब इवन रहता है n की वैल्यू, वहां पे दो पार्ट में हम लिख लेते हैं जरा। यदि कहीं आपको दिख जाए a प्लस बी टू द पावर n प्लस a माइनस बी टू द पावर n, ये एक केस, और फिर a प्लस बी टू द पावर n माइनस a माइनस बी टू द पावर n। इस केस में हमने क्या बोला है कि n इज इवन। n क्या है मेरे भाई? इवन नंबर है। तब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? ऊपर वाले केस में नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी? अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n/2 प्लस का 1, और बीच में जैसे यहां माइनस का साइन है तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली n/2 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है x प्लस 2y टू दी पावर 9, यहां पे प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, x माइनस 2y टू दी पावर 9, प्लस माइनस कुछ भी हो। आपसे अगर यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ दिया गया, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे पूछ दिया गया तो वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? जैसे ही आपने यहां पर ऑड देखा तो आप बोलोगे 9 प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ रहता है x प्लस 2y टू दी पावर 10, अगर प्लस रहे x माइनस 2y टू दी पावर 10, अगर प्लस रहे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा बाबू? n/2 10/2 प्लस का 1। इससे ये 5 बार में नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 के बराबर हो जाएगी सिंपली। और यहां अगर बीच में माइनस रहता तो नंबर ऑफ टर्म्स सिंपली कितने होते? 5 होते। ठीक है, क्या ये बातें, ये सिंपल सी बातें आपके जहन में उतर गई? एक बार कंफर्म करेंगे। ये दूसरा पैटर्न है, अभी और पैटर्न आएंगे, एक आध और है। क्लियर है? अगले पैटर्न पे चलें। इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट पैटर्न। जब हम अगले पैटर्न की बात करते हैं, जिससे सवाल भी पूछा गया, पहले भी पूछा गया है, कभी आपको अगर ऐसा दिख जाए, ध्यान से देखिए, a प्लस बी टू द पावर n इंटू a माइनस बी टू द पावर n। अब इसमें देखने में लग रहा है
इसमें और पिछले वाले में अंतर क्या है? पिछले वाले में इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन हुआ करता था, यहां पे ऐसा कोई साइन नहीं है, यहां पे ऐसा कोई साइन ही नहीं है। a प्लस बी टू द पावर n, a माइनस बी टू द पावर n, इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो मेरे भाई, a प्लस बी a माइनस बी है तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर n। अब ये तो सिंपली वही आ गया ना, ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट पावर में n, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे यहां पे, सिंपली n प्लस 1 के बराबर हो जाएंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल लें हम, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, यदि मैं बोलूं कि x प्लस 2y टू दी पावर 10 x माइनस 2y टू दी पावर 10, अब यहां पे ऑड है इवन उससे मतलब नहीं है, बीच में तो कोई साइन ही नहीं है प्लस या माइनस का। इसको अगर हम अच्छे से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर टू दी पावर 10। अगर नंबर ऑफ टर्म हमसे पूछा जाए, नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 यानी कि 11। सिंपल। एक और पैटर्न लगे हाथ सीखते जाते हैं, जो पूछा गया है पहले भी। अगर कभी आपको ऐसा कुछ देखने मिल जाए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का पावर n, अब इसको जब आप देखोगे तो ये तो सिंपली लगेगा क्या भैया, ये ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है यानी कि a प्लस बी प्लस सी टू द पावर n है। ये तो अभी हमने पढ़ा था कि n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन में 2, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये है क्या, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि यार ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसके पावर में n, यानी कि अब ये बन गया a प्लस बी टू द पावर 2n। जब a प्लस बी टू द पावर 2n हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1। समझा कि यहां पर जैसे एग्जांपल लिया था, यहां भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 टू दी पावर 5। आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया, आपसे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगर आप गौर फरमाओगे तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये लिखा हुआ है क्या, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, दिस इज नथिंग बट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब हम अच्छे से इसको देखेंगे लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर टू दी पावर 5, यानी कि x प्लस 1 टू दी पावर 10, x प्लस 1 टू दी पावर 10। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बोला गया तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, 10 प्लस 1 यानी कि 11। सिंपल। अब एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या ये सारी चीजें, सारी बातें आपके भेजे में उतर गई हैं। डू इट फास्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। All understood? Very good, very good, very good. शाबाश। बाईस होगा ना सर, नशे वसे में बैठे हो क्या, ये 5 दूनी 10 ही तो किए हैं, n की वैल्यू तो 5 थी ना, तो 2n की वैल्यू 10, 10 प्लस 1 11, बकलोल 21 होगा सर। अरे दादा थप्पड़ मारेंगे तुम लोग को, नशे में बैठे हो क्या तुम लोग, n की वैल्यू 5 है, इस पे फोकस करो ना, तो 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना, उल्लू। इक्कीस होगा सर, 21 होगा सर, बकलोल। सब पिटाने वाला काम करते तुम लोग। ये लोग एक्चुअली में आरएस लगा के बैठे हैं। हाँ, हमको भी डाउट होता है कभी कभी इन लोगों पे। ये तो एसी कौन ऐसे फैन स्लो करके चलाता है। चलो
हाँ अब देख रहे हो कैसे कवर अप किया किसने। कोई बोल रहा है सर आई वाज सेइंग कि 21 माइनस 10 11 होगा। वाह 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 वाह, बहुत तेज छात्र मिले हैं यार मुझे। क्या करूं मैं इनका। द टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इन द एक्सपेंशन। अब डिसिमिलर टर्म का सिंपल मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स ओनली, यही बोला गया। डिसिमिलर टर्म्स लिख के बस कंफ्यूज किया गया है ना, डिसिमिलर टर्म लेके बस कंफ्यूज किया गया है ना। ध्यान देखिए, द टोटल नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल बी। पहली चीज जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए वो क्या है बबुआ, कि ये पावर इवन है या ऑड है। आपने देखा कि भैया पावर जो है वो इवन है। दूसरी चीज जिस पे ध्यान देना चाहिए, अगर इवन है तो बीच में प्लस है या माइनस है। बीच में प्लस है या माइनस है तो आपको पता चला प्लस है। जब प्लस है इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 2 + 1, इससे ये गया 50 बार में। नंबर ऑफ टर्म्स इज 51, दैट इज ऑप्शन नंबर बी ब्रावो। सिंपल सिंपल। डेल्टा बोल रहे तो कौन 101 बोलने वाला डेल्टा बोलने वाला है बाबू, बहुत मारेंगे तुम लोग को। सुधारने का नाम नहीं ले रहे हो तुम लोग। आए आंसर मार्क करो। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन दिस इज 45, देन द वैल्यू ऑफ n इज। चलो इसको तो कर दो जरा, इसे तो तुम ही करो। 100 - 49 होगा, करो जरा इसको। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स। n+1 n+2 अपॉन में 2 वाला केस है। n डिफरेंट हो तो फिर ओपन करना पड़ेगा बाबू। n+2y+1 x - 2 वही तो करा है, और क्या करा है। सारे पैटर्न है, कौन सा कहाँ कुछ नहीं हो सकता। दोनों पावर अलग हो तो फिर ओपन करना पड़ता बाबू। हाँ सी कॉम्बिनेशन है। अश्विनी कुमार का कहना है सर आप इतना फास्ट एक्सप्लेन करते हैं कि समझ नहीं आता। बाबू आज हम जितना स्लो पढ़ा रहे हैं ना, इतना स्लो हम बहुत कम ही पढ़ाते हैं। और दिक्कत की बात ये नहीं है कि हम फास्ट पढ़ा, दिक्कत की बात ये है कि तुम्हारा दिमाग स्लो है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, है ना। 4 महीने के बैच में तुमको 11th और 12th दोनों पढ़ाया जाता है, जो तुम 1 साल में पढ़ते हो, 2 साल में पढ़ते हो 11th और 12th। 4 महीने में वो पढ़ा रहे हैं हम, 5 महीने में मैक्स टू मैक्स। ठीक है, और आज तो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। अगर इतना स्लो भी समझ नहीं आया, नहीं समझ आएगा आपको। रिजॉल्व इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, सर प्लीज सॉल्व इट। टीम सॉल्व कर देगी निधि मौर्य, छोड़ दीजिए अभी इसको। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन 10। ओके, कौन सा वाला है, a + b + c टू द पावर n है ना। हमने क्या पढ़ा था, n+1 n+2 अपॉन में 2, n+1 n+2 अपॉन में 2। n की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, मतलब ये कितना है 45 के बराबर है। तो n+1 n+2 इज इक्वल टू 90। अब ऑप्शन से देखते हैं जरा कहां से 90 बनेगा। अगर हम n की जगह पे 8 रख दें, n की जगह पे अगर 8 रख दे तो क्या हो जाएगा, 8 + 1 9, 8 और 2 10 सेटिस्फाई कर रहा है। ब्रावो विल बी दी आंसर। 10 सेकंड काफी थे इस सवाल के लिए, मैंने 60 सेकंड दिया था, फिर भी 50% से भी कम बच्चों का सही हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी गलतियां हो रही हैं, जरा बताएंगे आप मुझे। बबुआ जरा बताएंगे ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं आपसे। (10 - 2) होगा, हाँ।
चलो अब देखिए यहां पे बोला गया है, इस चीज को समझ लीजिए जरा सा। यहां पे क्या बोला गया कि जब हम इसको पूरा एक्सपेंड कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्सपेंशन की वैल्यू मांगी गई है। अब यहां पे आपसे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मांगा जा रहा है। इस टाइप के सवाल में पूछे जा सकते हैं, आपके एकेडमिक्स वाली किताबों में है, आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, या फिर एनसीईआरटी हो, क्लास 11 की देखेंगे वहां पर मिल जाएगा। यहां हमसे बोला जा रहा है कि इसको जब आप पूरा एक्सपेंड कर देंगे तब क्या बचेगा, उस चीज पे आएंगे एक्सपेंशन पे। अगर मैं आपसे पहले ये जानना चाहूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, मैं सिंपली आपसे ये जानना चाहूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि भैया यहां बीच में माइनस है और पावर में इवन अगर है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो कितने होंगे, 6/2 यानी कि 3 के बराबर होंगे। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले जरा मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे अगर मान लीजिए हम कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इवन है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छे से अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है तो यहां माइनस डालते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हमने वो ब्रैकेट का माइनस खोला तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब आपने क्या देखा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, आया क्या 2 इंटू 2ab, यही आया ना 2 इंटू 2ab। 2ab 2 बार है तो हमने 2 इंटू 2ab लिख दिया। अब यहां पे जो मैं सिखाना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं वो ये है मेरे भाई कि यदि बीच में माइनस का साइन है, यदि बीच में माइनस का साइन है तो इनके एक्सपेंशन में वो वैल्यूज बच जाएंगी, बीच में अगर माइनस का साइन है तो इनके एक्सपेंशन में वो वैल्यूज बच जाएंगी जहां पे r क्या हो, ऑड हो। जब आप इसको एक्सपेंड करते तो 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2 तक कहां नहीं जाती, 2c0 प्लस 2c1 हुआ था तभी तो ये 2 बचा था, है ना। 2c1 r की वैल्यू क्या आ रही है, ऑड आ रही है। तो जहां तक r की वैल्यू ऑड है केवल वही बचा रहेगा और बाहर में एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों बाबू, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंशन में बच रहा होगा तो जोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब उसके बेसिस पे, इसी के बेसिस पे जब हम इस एक्सपेंशन को ओपन करते हैं तो जरा गौर फरमाइएगा चीजों पे। बाहर में एक 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6c1 से कहानी चालू करेंगे क्योंकि पहला ऑड नंबर तो यही आएगा, 0 1 3 5 5 तक मैक्सिमम जाएंगे क्योंकि r की वैल्यू n से बड़ी नहीं हो सकती। 6 से 0 a यानी कि √2 टू दी पावर 6 में से 1 गया 5 और 1 टू दी पावर 1 ही होता, लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस फिर 63 √2 टू दी पावर 3, 1 का पावर कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, फिर 65 √2 टू दी पावर 6 में से 5 गया 1 और ये बाहर में 2 मल्टीप्लाई होगा ही होगा 2। NC1 की वैल्यू क्या होती है, n के बराबर रहती है तो हमने यहां पे सिंपली करा 6। अब √2 टू दी पावर 5 है, √2 टू दी पावर 5 है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, √2 टू दी पावर 4 इंटू √2 और √2 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि यहां से 4 और ये √2, 6 इंटू 4√2। 63 की वैल्यू जरा अलग से फाइंड कर लेते हैं, 6 5 4 1 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 1 3 फैक्टोरियल बच जाएगा, मतलब ये 5 का 20 और √2 क्यूब लिखा हुआ तो दिस इज 2√2, क्या बन जाता, यहां से 20 बन जाता और यहां से ये बना 20, यहां से ये 2√2, मतलब दिस विल बी इक्वल टू 40√2। 65 की जब हम बात करते तो 65 इज सिंपली 6 और यहां पे एक √2 बच जाएगा तो दिस इज 6√2। 6 चौक 24 यानी कि 2 इंटू 6 चौक 24, 24√2 प्लस 40√2 प्लस 6√2, 40 6 46, 46 4 50 20 70, 2 इंटू 70√2, फाइनल वैल्यू क्या आ गई 140√2 के बराबर। 40 विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन, बात समझ में आ गई। अगर यहीं पे मान लीजिए कि यहां माइनस की जगह प्लस होता, अगर माइनस की जगह प्लस होता फिर तो ये क्लियर कट होता ना कि अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 4 होंगे, 3 + 1। तो वैसे केस में जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे r की वो वैल्यूज बचती जो इवन है, बाहर में एक 2 आता, यहां पे आपका आता 60 √2 था तो √2 टू द पावर 6 में से 0 गया 6, फिर
62√2 में से 2 गया 4, फिर 64√2 में से 4 गया 2, और 66√2 में से 6 गया 0। ये तब होता जब बीच में प्लस का साइन होता। बात समझ में आ गई? अब अगर आपके जहन में यह सवाल आता है कि भैया यहां पे तो मान लो कि यही कितने हैं, पावर जो है वो इवन, अगर ये ऑड पावर होता, मान लीजिए कि ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता √2 + 1⁵ प्लस माइनस √2 - 1⁵, तो इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स दोनों केसेस में बराबर ही होंगे, है ना। नंबर ऑफ टर्म दोनों केसेस में कितने होते? 3 होते, n+1/2। अगेन सेम चीज, अगर बीच में प्लस का साइन है तो हम उसको जिंदा रखेंगे, r इज इवन, और बीच में अगर माइनस का साइन है तो r इज ऑड। जैसे अगर माइनस वाले के लिए हम कंसीडर करते तो वहां पर हम क्या करते, 2 तो बाहर आता ही, पावर में 5 है, ऑड वाले चाहिए तो 5c1 प्लस 5c3 प्लस 5c5, बाकी जो चीजें √2 वाली वो होंगी। अगर इसमें कंसीडर करते हम, जब बीच में प्लस का साइन रहता तब हम क्या करते, बाहर में 2 आता ही है, 5c0, 1 छोड़ के 5c2, 3 छोड़ के 5c4, बाकी जो √2 वाली वैल्यू है वो आती ही आती। तो इस तरीके से आप एक्सपेंशन की जो वैल्यूज बचेंगी आप उसको फाइंड कर सकते हो। आप अपनी एकेडमिक्स किताब उठा करके देखना, वहां पे भी ऐसे सवाल आपको देखने मिल जाएंगे। आंसर मार्क करना है अपने मन की शांति के लिए तो मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी, चार्ली। आपने एपी में SN -1 नहीं बताया, कोई जरूरत नहीं है उसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ाया, उसको जाके एक बार देखना, सब चीज वहां कवर हो जाता है। चलिए आगे बढ़े बबुआ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, समझो तो आगे की जो भी चीजें होंगी इसके इर्द गिर्द कहीं ना घूमेंगी, जनरल टर्म्स की। आगे की जो भी चीजें घूमेंगी इसके इर्द गिर्द ही घूमेंगी, ठीक है। ठीक है, समझिए प्यार से। सर जी चैप्टर के बेसिक्स है, हाँ ये बेसिक्स ही हैं बाबू। और इससे बेसिक आपको क्या पढ़ाओ, इससे बेसिक तो फिर उदय एनडीए में पढ़ना पड़ता है ना। शौर्या बैच में हो तो शौर्या बैच का लेवल थोड़ा सा अलग है, उदय एनडीए फाउंडेशन बैच नहीं है ना, ये थोड़ा अलग है, तो उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है। देखिए अब जनरल टर्म्स की बात करते हैं, तो मान लीजिए जो भी एक्सपेंशन हमने पढ़ा, a + b⁴ अगर 10 लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 8वां टर्म क्या होगा जरा बताओ, इसमें 8वां टर्म क्या होगा जरा बताओ, तो फिर क्या करोगे, पूरा एक्सपेंशन लिख के 8वां टर्म थोड़ी बताने जाओगे मेरे को, टाइम खराब होगा। अब सीधा 8वां टर्म निकालने आना चाहिए ना। तो ध्यान रखिएगा कि सेम जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर कहीं लिखा हुआ है a + b⁴n, कोई एक्सपेंशन है तो इसमें कोई एक टर्म tr+1 की वैल्यू क्या होती है, NCR, a⁴n - r b⁴r। अगर बीच में माइनस का साइन रहता है, यहां पे बीच में इधर माइनस का साइन रहता है, तो आप यहां पे -b⁴r लिखते हैं। अब एक एग्जांपल समझिए इस चीज को। मान लीजिए कि लिखा हुआ है क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे बोला जाए कि x + 2y⁵ में फाइंड 4th टर्म, इसमें जो सबसे बड़ी गलती हो तो मैं आपको बताऊंगा अभी। फाइंड 4th टर्म के बारे में बोला गया, तो पहली चीज जो आपको अपने जहन में डालनी है कि जिस भी टर्म की वैल्यू आपसे पूछी गई है, आप सबसे पहले उसको r+1 के फॉर्म में बदलेंगे। r+1 के फॉर्म में बदलने का मतलब, जैसे अगर लिखा हुआ है कि 4th टर्म, तो 4th टर्म को आप क्या लिख सकते हो, t3+1, है ना। टर्म 3+1 हमें 4th टर्म बताना है, t4 बताना है, t3+1। इसका मतलब भैया हम ऐसे लिखेंगे ना कि t3+1 की जो वैल्यू है, अब r का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, 4r का काम नहीं कर रहा है, 3r का काम कर रहा है। NCR यानी कि 5c, r की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी हो गई x, a⁴n - r, 5 में से 3 जाएगा 2, और यहां पे
2y टू दी पावर r यानी कि क्यूब। 5c3 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 5 4 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 में से 3 2 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 2 ही होती है। एक्स स्क्वायर 2 का क्यूब कितना 8 और ये साथ में y क्यूब, 2 से 2 बार में गया, 5 दूनी 10 80 एक्स स्क्वायर y क्यूब will be the value of fourth term in the given expansion। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो फोर्थ टर्म की वैल्यू 80 एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब के बराबर होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? एटी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, वेरी गुड रवि रंजन। अगर तुम साथ हो चलिए आगे बढ़े। अब जैसे ये लिखा हुआ है द फिफ्थ टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन, बताइए जरा। आपको मैं इसके लिए देता हूं 60 सेकंड का वक्त। एक्स स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 5 है, 60 सेकंड्स विल बी मोर देन इनफ। बताइए जरा फटाफट से क्या होगा। फिफ्थ टर्म बोला गया बबुआ। क्वेश्चन इवन आफ्टर क्वेश्चन कुड यू प्लीज, नहीं बाबू आई कांट रिपीट। चलिए बाबू सवाल सॉल्व करें। कौन सा टर्म फाइंड करना है बाबू? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म को अगर हम r+1 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? t4+1 के बराबर हो जाएगा। t4+1 के बराबर हो जाएगा, 4+1। ठीक है भैया, मतलब हमें फाइंड करना है t4+1 क्या हो जाएगा? NCR 5c4 एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5 में से 4 गया 1, 2y टू दी पावर 4 सिंपली। 5c4 की वैल्यू क्या हो जाती है? 5 हो जाती है। एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 टू दी पावर 4 की जब हम बात करते हैं, 2 का क्यूब 8 टू दी पावर 4 कितना? 16 एंड दिस इज y टू दी पावर 4। 16 5 80, 80 एक्स स्क्वायर y टू दी पावर 4, दिस विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। 80 एक्स स्क्वायर y टू दी पावर 4। गुड इनफ, बट इससे भी बेटर कर सकते थे आप, केवल 66% लोग। क्लियर? फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, फोर्थ टर्म इन द गिवन, इसके एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ टर्म क्या होगा? वांट टू ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन? वांट टू ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन? चलिए, टाइम कम था, टाइम कम था, इसमें 30 सेकंड बढ़ा देता हूं आपके लिए। आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स फॉर दिस। चलिए ट्राई करेंगे एक बार।
चलिए उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए ध्यान से। अच्छा, ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं और ऑप्शन एलिमिनेशन ज़्यादा ईजी है। वो देखिए ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है कि हर जगह कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक्स डिनोमिनेटर में, मतलब ये क्या है, एक्स टू द पावर -1 है। यहाँ एक्स ऊपर में, मतलब एक्स का पावर 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स का क्यूब है। मतलब अगर हम सब कुछ छोड़ के केवल एक्स के पावर पे भी बात कर लेते हैं तो हमारा काम ज़्यादा आसान होता है ना। अब बात करी गई है फोर्थ टर्म की। फोर्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हो, t3 + 1। ओपन करेंगे तो 9c3 4x अपॉन में 5 टू द पावर 9 में से 3 गया 6 -5 अपॉन में 2x टू द पावर एज इट इज 3। अब सबको छोड़ दीजिए क्योंकि हमारी नजर गई है ऑप्शन पे। आप जो पूरा सॉल्व करना, एक्सपेंड करना वो आप कर लोगे, लेकिन ऑप्शन की ओर जब जाते हैं तो हर जगह x का पावर अलग अलग है। यहाँ पे x का पावर -1 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है। जब हर जगह x का पावर अलग अलग है, इसका मतलब हम x के पावर से ज्यादा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम केवल x के पावर पे अगर फोकस करें तो यहाँ पे x का पावर कितना हो रहा है, x टू द पावर 6 हो रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो इसको हम x क्यूब लिख सकते हैं। अब बेसिक मैथ जो हमने पढ़ा, x टू द पावर 6 अपॉन में x क्यूब इज नथिंग बट x क्यूब। अब जहां ऑप्शन में x क्यूब है, for sure that will be the answer. You don't need to calculate, you don't need to solve the whole question. ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं आपका वक्त बचाते हैं पेपर में, तभी। अब देखो आप लोगों ने, ये कितना आसान चीज था। अगर आप इस पे बोलोगे कि भैया कैलकुलेशन में टाइम लग गया, तो आप कैलकुलेट कर ही क्यों रहे थे, है ना। आप कैलकुलेट कर ही क्यों रहे थे, यहां तो कैलकुलेशन की नीड ही नहीं थी। बात समझ आ गई। तो जब भी आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, एक नजर ऑप्शन पे रखिए। अगर आप ऑप्शन पर नजर रखेंगे आपका वक्त बचेगा, ठीक है। बढ़े आगे। इफ rth term in the expansion this has its coefficient equals to that of the r plus 4th term, then r is equals to, r किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए। सुमित जहांगीर, वी शुड क्रिएट अ ग्रुप ऑन इंस्टा। इंस्टा पे ग्रुप क्रिएट करवा देंगे और बैच से ब्लॉक करवा देंगे, ठीक है। इंस्टा पे पढ़ लोगे, है ना। पढ़ो जरा ध्यान से। अब ध्यान दीजिए इस सवाल पे। अच्छा, अब यहां पर दो टर्म है। एक टर्म है कोएफिशिएंट और एक जगह है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। एक टर्म होता कोएफिशिएंट और एक टर्म होता बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हालांकि एग्जामिनर इतना अंतर करके देता नहीं है, फिर भी दोनों के बीच का जो माइन्यूट डिटेल है वो मैं आपको जरा बताता चलूं। इस सवाल पे आएंगे, इस सवाल पे आएंगे। मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है ax प्लस by टू द पावर 5 लेट्स से, और मैं आपको बोलता हूं कि t4 + 1 यानी कि फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो आप कैसे करोगे, 5c4 ax टू द पावर 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, कितना हो जाएगा बाबू, 1 प्लस नहीं by टू द पावर 4। अब 5c4 की वैल्यू क्या होती है, 5 ax b टू द पावर 4 y टू द पावर 4, जहां पे a भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। इसको अगर अच्छे से लिखते हो तो ये ऐसे लिखा जाता है ना, 5a b टू द पावर 4 x y टू द पावर 4। अब अगर मैं यहां पे आपसे पूछता हूं, कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई टू द पावर 4 क्या है, एक्स वाई टू द पावर 4 का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है ना। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब है केवल ये वैल्यू, केवल जो ये एनसीआर है ना, इसको बाबू हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। मतलब आप बोलोगे कि इसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट दैट इज 5c4 या 5। अगर यहां पे बोला जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई टू द पावर 4 क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की जगह केवल कोएफिशिएंट टर्म यूज किया जाए, तो इसका मतलब है एक्स वाई टू द पावर 4 के पहले जो भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी गई है वो पूरी, दैट मींस 5a b टू द पावर 4, ये पूरा कोएफिशिएंट है, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट में। हालांकि इससे अंतर करके सवाल पूछा नहीं जाता इन जनरल, बाकी फॉर द सेफर साइड मैंने सोचा कि आपको बताता चलूं।
अब जैसे ये सवाल है, यहां बोला गया कि हैज इट्स कोएफिशिएंट इक्वल टू दैट ऑफ द r प्लस फोर्थ टर्म। अब यहां पे 1 प्लस एक्स है, एक जगह 1 है और यहां x का कोएफिशिएंट भी 1 ही है। तो यहां पे ऐसे केसेस में जहां पे 1 प्लस एक्स यूज हो रहा है, 1 प्लस एक्स अगर यूज हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में मेरे भाई क्या होगा कि कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट अलग अलग नहीं होंगे, सेम ही हो जाएंगे, क्योंकि a की भी वैल्यू 1 है और b की भी वैल्यू 1 है। अब ये सवाल बहुत प्यारा है, बहुत गौर से बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा जरा इस सवाल को। लिखा हुआ क्या कि इफ द rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हैज इट्स कोएफिशिएंट इक्वल्स टू r प्लस फोर्थ टर्म। मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी आप एक्सपेंशन करेंगे, किसी भी पार्टिकुलर टर्म को r प्लस 1 के फॉर्म में आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे फिफ्थ टर्म था तो हम उसको क्या लिखते थे, t4 प्लस 1। थर्ड टर्म होता तो क्या लिखते, t2 प्लस 1। वैसे ही अगर कहीं लिखा हुआ है rth टर्म, यदि कहीं लिखा हुआ है rth टर्म, तो rth टर्म को हम कैसे लिखेंगे, t r माइनस 1 प्लस 1। नाउ दिस इज द एक्चुअल फॉर्म, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। अगर हम t r माइनस 1 प्लस 1 टर्म फाइंड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 20c r माइनस 1, 1 टू द पावर कुछ भी लिखे कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, x के पावर में क्या हो जाएगा, r माइनस 1 हो जाएगा। अब आगे बोला गया r प्लस फोर्थ टर्म, तो r प्लस फोर्थ टर्म को अगर हम लिखने जाएंगे, r प्लस फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, t r प्लस 3 प्लस 1, ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस 1 वाला सिस्टम हर जगह आना चाहिए, तभी हम एक्सपेंड करेंगे। टी आर प्लस 3 प्लस 1, अब एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20c r प्लस 3, 1 का पावर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, x टू द पावर क्या लिखेंगे, r प्लस 3 लिखेंगे, सिंपल। अब थोड़ा काम की बात समझिए, यहां पे बात किसकी कही थी कि इनका जो कोएफिशिएंट है ना वो बराबर है। अब यहां पे कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों सेम ही हो रहा है, तो ATQ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात करूंगा तो 20c r माइनस 1 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 20c r प्लस 3। अब यहां पे आपको याद आना चाहिए, जब हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो उस समय पढ़ी हुई एक प्रॉपर्टी कि अगर कहीं NCX जो है वो NCY के बराबर है, इफ NCX इज इक्वल टू NCY, तो इसका मतलब x प्लस y जो है वो n के बराबर है, या तो x जो है वो y के बराबर है। अब यहां तो दिख रहा है कि x y के बराबर नहीं है, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए। अब इसी के बेसिस पे, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने बोला क्या कि r माइनस 1 प्लस r प्लस 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 के बराबर होगी। r और r 2r, 3 में से 1 गया, प्लस का 2 इज इक्वल टू 20। अब यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो इस साइड बचेगा r प्लस 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2 यानी कि 10। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर लिख देते हैं, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 के बराबर हो जाएगी। पहले हमने यहां से 2 कॉमन लेकर दूसरी साइड गया तो 10 बन गया, r प्लस 1 की वैल्यू अगर 10 के बराबर हो रही है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 के बराबर हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रावो विल बी दी आंसर। ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है, और फिर से पूछे जा सकते हैं। फटाफट से सब लोग ब्रावो मार्क कर देंगे। क्या ये सवाल आपके छोटे से भेजे में उतर गया, कंफर्म करेंगे एक बार, डू इट फास्ट। चलिए, लिखा हुआ क्या कि इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5/2 देन n प्लस p की वैल्यू क्या होगी। अब ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इस चीज को, बहुत ध्यान से और देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। कहा गया क्या, स्लो पढ़ाओ सर, कौन है यार, ओम वाकोड़े बाबू, बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम्हारा लिटरली ये है ना कि सर स्लो पढ़ाओ, नहीं होगा एनडीए क्लियर, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अपनी एनर्जी से कितना स्लो पढ़ा रहा हूं, तुम्हें पता है कि मैं अपने एनर्जी से कितना स्लो पढ़ा रहा हूं, जिस स्पीड से मैं पढ़ाता हूं। अगर वैसे पढ़ाऊंगा तब तो तुम्हें बिल्कुल सुख ही जाती हुई दिखेगी सामने से। हा? इससे स्लो क्या पढ़ोगे, अगर इससे स्लो तुमको पढ़ना है, तुम्हें उदय एनडीए बैच में होना चाहिए था,
जरा एक बार वोट करवाते हैं, कितने लोग को लगता है कि स्पीड और स्लो करने की जरूरत है? जिनको लगता है कि स्पीड स्लो करने की जरूरत है वो यस पे मार्क करेंगे, जिनको लगता है कि स्पीड स्लो करने की जरूरत नहीं है वो नो पे मार्क करेंगे। ध्यान से सुन लिया, जिनको लगता है कि स्पीड स्लो करने की जरूरत है वो यस पे मार्क करेंगे, जिनको लगता है कि स्पीड स्लो करने की जरूरत नहीं है वो नो पे मार्क करेंगे। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड फॉर दिस। टू एक्स की स्पीड पे तो मैं भी पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ाता ही, मतलब जब मैराथन चलती हैं तो धड़ 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 ऐसे करके पढ़ाना पड़ता वहां पे। स्पीड बढ़ा दीजिए। अबे बहुत मारेंगे। जिनको कुछ नहीं लगता वो, हाँ जिनको कुछ नहीं लगता वो चुपचाप पढ़ें, थूर देंगे नहीं तो। अब कुछ चमगादड़ लोग आ रहे हैं, सर स्पीड बढ़ा दीजिए, चप। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे। अब बाबू मुझे लिटरली ना बहुत बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग बैड। मतलब कि सही में इतना स्लो पढ़ाने के बाद भी 21% बच्चों को लग रहा है कि सर और स्लो करिए। तो यहीं से बाइफर्केशन हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना। मुझे सच में ये बुरा लगा देख के यार कि 21% बच्चों को लग रहा है कि स्पीड स्लो करिए। बाबू जानते हो स्पीड से कैसे पढ़ाया जाता है? जानते हो स्पीड से कैसे पढ़ाया जाता है? लेट मी शो यू माई स्पीड किस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं। देखो ध्यान से इस सवाल को, लिखा हुआ क्या है कि द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ px प्लस 1/x टू द पावर n इज 5/2, देन n प्लस p की वैल्यू क्या होगा? चलिए फोकस करेंगे। n प्लस p की वैल्यू के बारे में अगर हमसे बोला गया है, कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? t3 प्लस 1, राइट? t3 प्लस 1। अब एक्सपेंशन के बेसिस पे देखेंगे तो nc3 px टू द पावर n माइनस 3 1/x टू द पावर 3। अब सबको छोड़िए, आप फोकस करिए बस इस पे कि फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? 5/2 के बराबर है। क्या आपको फोर्थ टर्म में जो एग्जामिनर ने दे रखा वहां कहीं x दिखा? x नहीं दिखा। अब x गायब क्यों हो रहा है? x इसलिए गायब हो रहा है मेरे भाई क्योंकि x का पावर कितना हो गया? 0 हो गया है। x टू द पावर 0 विल बी 1। तो हमने क्या बोला कि सबको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। सिंपली हमने बात करा कि अगर x के पावर पे फोकस करें, यहां से बन रहा है x टू द पावर n माइनस 3, यहां पे बन रहा है x क्यूब। एज पर क्वेश्चन इसको हम लिख सकते हैं क्या? x टू द पावर n माइनस 3 माइनस 3 यानी कि n माइनस 6, एंड दिस इज इक्वल टू x टू द पावर 0। दिस इज इक्वल टू x टू द पावर 0, तभी तो x गायब हुआ है। इससे क्या पता चला कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 6 के बराबर। चलिए भैया n की वैल्यू हमें मिल गई, हमें किसी भी तरीके से p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब n की वैल्यू जब हम यहां पे 6 डालते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि 6c3 p टू द पावर 6 माइनस 3 की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 5/2। 6c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 5 4, 3 फैक्टोरियल खत्म, 1 3 फैक्टोरियल बढ़ जाएगा। p क्यूब इज इक्वल टू 5/2। इससे ये गया 5 से ये गया। p क्यूब की वैल्यू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/8। p की वैल्यू यहां से क्या आ रही है? 1/2 के बराबर आ रही है। p इज इक्वल टू 1/2 एंड n इज इक्वल टू 6। अब इसको बस पूछा गया n प्लस p क्या होगा, तो n प्लस p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 प्लस 1/2, 6 दूनी 12 और 1 13। फाइनल आंसर इज 13/2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चार्ली। क्या ये बात आप सबके भेजे में आ गई है? कंफर्म करेंगे एक बारी। अब बहुत बच्चे इससे भी सेटिस्फाई होंगे, बहुत बच्चे इससे भी सेटिस्फाई होंगे। देखो आने लगा कि सर इसी स्पीड से पढ़ाइए। अब सोच लीजिए कि आप कंपटीशन में कहां खड़ा है, यह आईना दिखाना बहुत जरूरी है। देख लो, आप देख लो कंपटीशन, देखो आप अपना, आप किन लोगों से कंपीट कर रहे हो जिनको लग रहा था कि सर वो भी स्लो कर दीजिए। अब इससे भी एक स्टेप ऊपर जा सकते, लेकिन जाने कुछ मतलब नहीं बनता। दिस इज हाउ आई वॉन्ट टू टीच। मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं। अब आप कंपटीशन में देख लीजिए, जो 20% 22% बच्चों ने बोला था कि स्पीड स्लो करो, आप कंपटीशन में बहुत पीछे हैं।
आपको ये आईना दिखाना जरूरी है ताकि आप अपने ऊपर मेहनत करें घर पे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे कंपटीशन में। आप कितनी दूर फेंकाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। मैं केवल झूठा मोटिवेशन नहीं दे सकता, आपको आईना दिखाऊंगा। मैं एक बड़े भाई के तौर पे आपको आईना दिखाऊंगा, केवल चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर सकता मैं कैमरे के सामने। क्या बात समझ में आ गई? आप कंपटीशन में कहां है? मेहनत करोगे, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं है। ये मोटिवेशन कुछ नहीं होता। अब ये सवाल है, द पावर ऑफ एक्स अकरिंग इन द सेवंथ टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन। केवल क्या पूछा गया है? पावर ऑफ एक्स के बारे में पूछा गया है। तो हम बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है केवल एक्स के पावर से। कौन से टर्म में? सेवंथ टर्म में। सेवंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? t6+1 के बराबर लिख सकते हैं, राइट? t6+1 के बराबर लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? 9c6। सबको छोड़ दीजिए, अगर आप यहां लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 4x अपॉन में 5 टू दी पावर 9 में से 6 गया कितना? एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, पिछला वाला ऑप्शन रिपीट हो गया। 9c6 4x बाई 5 टू दी पावर 3 माइनस 8 अपॉन में 5x टू दी पावर 6। हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है x के पावर से। जब x की पावर देखेंगे तो यहां पे x क्यूब बन रहा है और यहां पे क्या बन रहा है? x टू दी पावर 6 बन रहा है। x क्यूब अपॉन में x टू दी पावर 6 किसके बराबर हो जाएगा बाबूआ? बताओ जरा, x क्यूब अपॉन में x टू दी पावर 6 किसके बराबर बन जाएगा? 3 माइनस 6 यानी कि x टू दी पावर -3। हेंस अपना आंसर यहां पे -3 के बराबर हो जाए। क्या ये बात आपके भेजे में गई? कहीं से डिफिकल्ट लगा ये? बताओ। ना ही ये स्पीड बहुत लगा होगा, ना ही ये डिफिकल्ट ज्यादा लगा होगा। समझ गए बात? क्लियर मामला? वेरी गुड, जिनका -3 आया शाबाश। बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन, ये स्लाइड कहां से आ गई यहां पे? स्लाइड ही खत्म हो गई। चलो अब आ गई ये चीजें। स्पीड के बढ़ाई स्लाइड ही खत्म हो गई। अरे दादा, मैंने भी देखा नहीं था कितना कंटेंट डाला है। मेरे को और डालना चाहिए था। अब मुझे लग रहा है कि गलती हो गई, थोड़ा और चीजें डाल लेनी चाहिए थी, बट ठीक है। चलो THANKYOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में। अब अगली क्लास मेरी होगी बाबू मोस्ट प्रोबेबली 26 को। 26 से पहले मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, एज आई टोल्ड यू कि मेरे को जाना है शादी में, एक जगह शादी अटेंड करने जाना। ठीक है? सवाल नहीं है, ऐसे क्या पढ़ाएंगे? सवाल, मैथ्स बिना सवाल करे नहीं सीखा जा सकता ना बाबू। मैं कॉन्सेप्ट सारे लिखवा दूं, क्या फायदा? कॉन्सेप्ट सारे लिखवा दूं तो क्या फायदा है ना? तो उसके लिए सवाल आना चाहिए। सवाल इसमें डाला नहीं है, जान दो, कोई बात नहीं। हाँ बाबू 26, क्योंकि सीधा 26 क्या है चमगादड़ लोग? आज दिन कौन सा है? आज थर्सडे है। होती तो मेरी हफ्ते में 4 दिन क्लासेस है, आजकल थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था। फ्राइडे सैटरडे मेरी वैसे ही छुट्टी रहती है तुम्हारे बैच में, संडे को वैसे छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से क्लास लेने ही लगूंगा, फिर क्या। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।